नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार थम रहा है। छत्तीसगढ़ में अब जब ये शो शुरू हुआ है प्रचार थम चुका है और मध्य प्रदेश में आज शाम 6 बजे यानी अब से लगभग 1 घंटे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद जनता के पिटारे में क्या है ये तय होगा कि आखिर पूरे समय इन दोनों ही राज्यों के लिए जो चुनाव प्रचार रहा उसमें कई अहम मुद्दे उठाए गए। भ्रष्टाचार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जो इन दोनों ही राज्यों के अलावा राजस्थान में भी उठता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अंतिम जो 3 से 4 दिन थे उसमें कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए जिसको लेकर जनता अब ये तय कर रही है कि आखिर किसके वादे में कितना दम है और किसके दावे में कितना दम है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उन्होंने 2 दिन पहले जब ये बयान दिया और उन्होंने दिवाली के तुरंत बाद वोकल फॉर लोकल की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात कही, तो उसको लेकर बीजेपी ने कई बार पलटवार किया और खुद प्रधानमंत्री ने कल रैली में इस बात को लेकर मुद्दा बनाया। उसके बाद आज भी जब अंतिम समय में चुनाव प्रचार चल रहा था तो प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक उन सभी जगहों पर उन सभी मुद्दों को उठाने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की गई, क्योंकि अंतिम समय में सब अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि मध्य प्रदेश में अगर कोई भी 21वीं सदी और उसको आगे ले जाने वाला मध्य प्रदेश ला सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो चलिए आज जरा टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसके पिटारे में जो मुद्दे थे उनमें कितना दम था। लेकिन सबसे पहले हम जरा आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा चल रही है। उसके तुरंत बाद हम अपने मेहमानों के पास लौटेंगे। करके शौच के लिए जाती थी, उसको इज्जत की भी चिंता रहती थी। ये आपका भाई, आपका बेटा, उसने करोड़ों करोड़ों शौचालय बनाए ताकि मेरी माताओं बहनों को इज्जत मिले। मैं चाहता था कि महिलाओं के नाम भी संपत्ति हो। आज भाई दूज का त्योहार है, मेरे देश की माताएं बहनें सुने, परंपरा से हमारे देश में एक नागरिक के अगर घर होता है तो पति के नाम पर नागरिक के दिल में जो बात या पिता के नाम पर, खेत पति के नाम पर पिता के नाम पर, दुकान पति के नाम पर पिता के नाम पर, गाड़ी लाए स्कूटर लाए तो वो भी पिता के नाम पर पति के नाम पर, और पिता पति ना हो तो बेटे के नाम पर। महिला के नाम कुछ नहीं होता है। कुछ क्या महिलाओं के नाम पे होता है क्या? आपका भाई, आपका बेटा ये स्थिति स्वीकार नहीं कर सकता है और इसलिए आपके इस भाई ने तय किया, भाई दूज का दिन है, मेरी माताएं बहनें, पीएम आवास योजना के जो मकान देते हैं ना, वो घर मालिकी हक उस परिवार की महिला के नाम किया जाता है। अब मालकिन मेरी माताएं बहनें बनती है। राजस्थान की मेरी गरीब माताओं बहनों को राशन की चिंता से मुक्ति भी आपके भाई ने अपना कर्तव्य निभाया। याद करो कोरोना का कैसा काल था, मौत मंडरा रही थी कोविड में, हर परिवार चिंता में था कहीं घर में कोविड आ गया तो पता नहीं किसको ले जाएगा। यमराज बन के भटक रहा था, सब कुछ ठप पड़ा था, रोजी रोटी कमाने बाहर गए बच्चे भी घर लौट के आ गए थे। मां भी कहती थी बाहर नहीं जाना है, सहन कर लेंगे, भूखे रह लेंगे,
लेकिन बेटे कहीं बाहर मत जाओ, अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। आपका ये दर्द, आप ये पीड़ा आपके बेटे ने, आपके भाई ने सुनी और मैंने तय किया कि एक भी गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मेरे देश का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। बच्चे को भूखा देखकर किसी मां के आंख से आंसू नहीं बहेंगे, ये स्थिति मैं करूंगा। और तब जाकर के अनाज के भंडार खोल दिए, 80 करोड़ परिवार लोगों को, 80 करोड़ भाई बहन को मुफ्त में अनाज देना शुरू कर दिया। हम तो राजस्थान के लोग हैं, दया पुण्य में भी विश्वास करते हैं। आप मुझे अपने घर पे कोई गरीब आ जाए या अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, उसको रोटी खिलाते हैं तो मन में संतोष होता है कि नहीं होता है? जरा सबके सब जवाब दो। जिसने नहीं खिलाई है मत देना, जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया वो बताइए, संतोष होता है कि नहीं होता है? जब ऐसा पुण्य काम करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया तो ये 80 करोड़ लोग आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? बस यही गलती हो जाती है। ये पुण्य मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट दिया मोदी को और मोदी जाकर के एक काम कर रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि 80 करोड़ लोगों के पेट में अनाज जा रहा है और उसका पुण्य के हकदार आप मेरे भाई बहन हैं। इसका हक आपका है। हर गरीब को अन्न मिले, आप सबको पुण्य मिले, इसलिए ये योजना दिसंबर महीने में पूरी होने वाली थी, लेकिन आपके बेटे ने, आपके भाई ने तय किया कि 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। साथियों, बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, उसमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो राजस्थान के बायतू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चुनावी जनसभा चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने बताया किस तरह महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और उनका किस तरह से सीधा फायदा महिलाओं को मिल रहा है, उनके खाते में पैसा भी जा रहा है और खासकर आवास योजना के बारे में भी प्रधानमंत्री ने बात की। चलिए अपने मेहमानों का रुख करते हैं और लौटते हैं। जिस तरह से चुनाव प्रचार थम गया है छत्तीसगढ़ में और कुछ ही समय बाद मध्य प्रदेश में भी थम जाएगा, कुछ मुद्दों की बात जरा
कर लेते हैं। मेहमानों का स्वागत है। हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक झा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट अनमोल पवार जी जुड़ रहे हैं, और बहुत समय बाद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी भी आज जुड़ रहे हैं। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले जरा बात दीपक झा जी आप ही से करना चाहूंगी। मैं लगातार टाइमलाइन देख रही थी कांग्रेस पार्टी की। आज सुबह से जिस तरह से अंतिम प्रचार का दिन रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि आपके अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज एक बात की कि प्रधानमंत्री सब जगह जा जाकर बयान दे रहे हैं, और खासकर आजादी के बाद इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, कांग्रेस पार्टी रॉकेट बनाकर लेकर के आई। इस बात का अर्थ मैं समझना चाहती हूँ जरा। देखिए, इस बात का तो अर्थ कोई बच्चा भी समझ सकता है, और बहुत स्पष्ट बात है। जो सवाल करते हैं नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस, भाजपा के लोग कि 70 सालों में क्या हुआ, ये उसका जवाब है। नरेंद्र मोदी जी वो बेच रहे हैं जो हमने बनाया था। जैसे किसान खेती करता है ना, फसल लगाता है, गेहूं की पैदावार करता है, धान की पैदावार करता है, तो जब खेत में फसल खड़ी होती है 6 महीने के बाद उस फसल को काटा जाता है। तो जब वो फसल काटी जाती है, फसल काटने के बाद अगर कोई कहे कि तुम इस खेत में क्या उगाए, ये तो बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि बताने वाले इस भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, उनको जवाब दिया है हमारे नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि इस देश ने आपको क्या क्या दिया है। इस देश ने आपको इस काबिल बनाया, इस देश के संविधान ने आपको काबिल बनाया है कि आप अपनी सरकारों से, अपने पूर्वजों से, अपने देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर सारे सरकारों से सवाल कर सकते हैं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। दीपक झा जी, ये सवाल आपने कहा कि बच्चा भी इसका तो अर्थ समझ जाएगा, तो बच्चा तो समझ रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि खड़गे जी ने राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं सुना, इसीलिए मुझे आपसे सवाल पूछना पड़ा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज हर आदमी के, देश के बच्चे बच्चे के हाथ में चाइनीज मोबाइल है, उनकी शर्ट के पीछे चाइना का टैग है, उनके जूते के नीचे चाइना का टैग है। तो ये 50 सालों की उपलब्धि क्या यही है फिर जो राहुल गांधी ने कही, और ये खड़गे जी नहीं देख पाए कि चाइना का मोबाइल, चाइना के कपड़े पहने जा रहे हैं 50 सालों बाद भी? देखिए, ये तो सवाल भाजपा से आपको करना चाहिए था, कि भाजपा को बताना चाहिए था कि भाजपा का और चाइना का रिश्ता क्या है। जो मोदी सरकार चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर देती है, लेकिन मोबाइल बनाने के लिए आप सारा का सारा इंपोर्ट चाइना से करते हैं, सारा का सारा बिजनेस आप चाइना के साथ करते हैं। तो भाजपा बताए, नरेंद्र मोदी जी बताए कि चाइना के साथ रिश्ता क्या है। एक तो हमारे सैनिक शहीद होते हैं चाइना के बॉर्डर पे, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई आया ना कोई गया, चाइना इसका सहारा लेता है। आप मेरा सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं दीपक जी, या तो आप इग्नोर कर रहे हैं सवाल को, या आप भी समझ नहीं पा रहे हैं सवाल को। मेरा कहना यही था, 50 साल बाद जिसकी बात यहाँ खड़गे जी कर रहे हैं, 50 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने देश को क्या यही दिया कि हर बच्चे के हाथ में चाइना का मोबाइल फोन है? सवाल मेरा ये था आपसे, आप कहां से कहां ले गए सवाल को? देखिए, आप बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनना, तो क्या चाइना के ऊपर निर्भर बना है? मैं कहीं नहीं ले जा रहा हूं। आपका सवाल जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाह रही है, शायद वो डायरेक्शन आपको, भाजपा को पसंद आ सकता है, नरेंद्र मोदी जी को पसंद आ सकता है, लेकिन देश की जनता को शायद नहीं पसंद आएगा। देश की जनता सवाल करेगी आपसे कि मैडम आप ही बताइए कि नरेंद्र मोदी जी चाइना को लाल आंख कब दिखाएंगे? चाइना जब जवाब देते हैं नरेंद्र मोदी जी, कहते ना कोई आया ना कोई गया, और चाइना इसका कोटेशन देता है, तो फिर ये सवाल बनता है कि चाइना के ऊपर आप बैन कब करेंगे? चाइना से आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जो आज मोबाइल बनते हैं, जो आज मोबाइल असेंबल हो रहा है, उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ कहते हैं आज हिंदुस्तान में सारी कंपनियां मोबाइल बना रही, लेकिन असेंबलिंग के लिए आप सारे के सारे प्रोडक्ट चाइना से मंगा रहे हैं। तो रिश्ता क्या कहलाता है नरेंद्र मोदी का, भाजपा का और चाइना का? दीपक झा जी, मैं जरा दूसरे मेहमानों का रुख करूं, लेकिन मेरे ख्याल से देश की जनता ये सवाल भी तो पूछेगी ना कांग्रेस से, ये बीजेपी से नहीं पूछेगी, कांग्रेस से पूछेगी। 1 लाख करोड़ रुपए का जो चाइना को इस दिवाली पर नुकसान हुआ है, वो नुकसान किसकी वजह से हुआ है? कांग्रेस की वजह से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से? ये सवाल तो जनता पूछेगी। अभी 3 ही दिन तो हुआ है दिवाली को, या ये सवाल भी गलत है? नहीं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको 1 लाख करोड़ तो याद आ रहा है, लेकिन आप ये भी बताइए ना कि चाइना के साथ हमारा कितने बिलियन का, कितने ट्रिलियन का व्यापार हो रहा है। आप ये भी बताइए, ये भी आंकड़े दीजिए, ये भी आंकड़े जनता के सामने रखिए कि 1 लाख करोड़ का आंकड़ा तो ठीक है या नहीं है?
नहीं तो दिवाली का त्योहार है, देव त्योहार है, हम तो लोग खरीदारी करते हैं, आप भी खरीदारी करते हैं, हमने कोरोना में भी खरीदारी किया है। तो लोगों के पास तो खरीदारी करने के लिए चाइना नहीं जाएंगे, जापान नहीं जाएंगे, अमेरिका नहीं जाएंगे, हमारे बाजार में ही खरीदारी करेंगे ना। इसमें अब आप मोदी जी को क्रेडिट देना चाहते तो दे दीजिए। चलिए शिवम त्यागी जी, ओके ओके, चलिए ठीक है। शिवम त्यागी जी, इस सवाल का जवाब मैं आप ही से जानना चाहूंगी जरा, इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्योंकि हर आपकी शर्ट के पीछे चाइना का टैग है, किसका टैग है ये? देखिए, मैं रीमा जी क्या कहूँ, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि ये मूर्खाधिपति है ना, इन मूर्खाधिपतियों को और इनकी सेना को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इकोनॉमी के नाम पर तो इनको ये नहीं आता, भगवान इनकी रक्षा करे। कहते वो त्योहार अगर हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान में ही तो खरीदेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 लाख करोड़ का घाटा कैसे हुआ चाइना को? दीपक झा थोड़ा समझो भाई, ये डायरेक्ट ट्रेनिंग राहुल गांधी से लेते हो क्या कि इतना बुरा IQ लेवल हो गया आपका? सीधी सी बात है, जब वोकल फॉर लोकल गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, गवर्नमेंट के तमाम मिनिस्टर्स प्रमोट करेंगे, मेरे देश के प्रधानमंत्री प्रमोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्शंस आपकी चाइनीज लाइट्स से लेकर तमाम चीजों पर, चाइनीज पटाखों तक जाती है, वो हटकर कहीं ना कहीं हमारे देसी प्रोडक्ट्स पर आती है और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनके उस पर एक्सपोर्ट पर पड़ता है। खैर, अब आगे आते हैं। इन्होंने जो है बात कही मोबाइल की, मुझे ये समझ में नहीं आता इनकी, या तो कोई स्पीच जो है राहुल गांधी की कोई संघ का व्यक्ति लिख रहा है, ये तो मुझे अवनिदेश अवस्थी जी से पूछना पड़ेगा। देखिए, इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, वरना कोई उनका पुराना खास दुश्मन जो है वो उनकी स्पीच लिख रहा है। वो अभी कल परसों वो बैठकर कहते आप अपने हाथ में फोन देख लीजिए, ये मेड इन चाइना फोन है। अरे भाई, मतलब इतना तर्क, इतना कुतर्क नहीं होना चाहिए। मैं कुछ अभी एग्जाम्पल्स लेके आया, कुछ तैयारी कर रहा था, तो तभी मैंने देखा 2014 से पहले हमारे देश में मोबाइल फोन बनाने की सिर्फ 2 फैक्ट्री थी। 2023 में अप्रोक्सीमेटली 200 फैक्ट्री है। 2014 में हम सिर्फ 19% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया बनाते थे। 2023 में हम अप्रोक्सीमेटली 98% फोन जो है मेड इन इंडिया बनाते हैं। 2014 में करीब 6 करोड़ जो है हम फोन बनाते थे, 2023 में 31 करोड़ बना रहे हैं। मोबाइल फोन प्रोडक्शन वैल्यू 2014 में 18,900 करोड़ रुपए थी, आज 2023 में प्रोडक्शन 2,75,000 करोड़ रुपए है। ये मोबाइल मार्केट है। इसके अलावा मैं सबसे पहले इसमें तमाम तरह की चीजें भी लड़ी। पहले हमने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की बात की, फिर जो नई कंपनीज जो आई उनको कहीं ना कहीं हमने जो डिडक्शंस दी PLI स्कीम के तहत, उनको हमने इंसेंटिव्स दिए 4 से 6% के। कंपनीज ने यहां पर आकर जो है मोबाइल बनाने शुरू किए। और अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो 2 लाख डायरेक्ट और अप्रोक्सीमेटली 6 लाख इनडायरेक्ट जो है यहां पर लोग हैं जिनको काम मिला। अब इन मूर्खाधिपतियों को कोई समझाए कि आप बात कर क्या रहे हो? कौन सा हाथ में आपके फोन मेड इन चाइना? इतना मेड इन चाइना प्रेम नहीं होना चाहिए आपको। और अब आपने कहा कि भाई आपके हाथ में आपके शर्ट पे मेड इन चाइना है। नहीं नहीं भैया, हमारा तो मेड इन भारत है। हमारा तो जो ट्रेलर है वो यही का है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी बनाता है। हमारी उतनी हैसियत कहां है कि चाइना वाइना कम पहने। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जब भी आप कम से कम जनता के बीच में जाए तो इस तरह की गलत मिस इन्फॉर्मेशन का जो है ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि देश की जनता जब आपको सुनती है, आप ऑपोजिशन पार्टी के बड़े नेता हैं, हम मजाक उड़ाती है। ठीक है दीपक झा जी, मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा, क्योंकि जो आप पॉइंट बार बार उठाने की कोशिश कर रहे थे, मैं सिर्फ वही रख रही थी। भाई 50 साल बाद ये अवनिदेश जी ज्यादा समझा पाएंगे, लेकिन आपको जवाब मिल गया होगा दीपक झा जी। नहीं रीमा जी 10 सेकंड देंगे? 10 सेकंड में मैं थोड़ा देखिए, ये जो भाजपा के यहाँ झूठों के सरदार बैठे हुए हैं, झूठों का सरदार जो सेनापति भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, दूसरों को गाली देके अगर आप बड़े होना चाहते तो आपको मुबारक। आप राहुल गांधी को गाली दीजिए, किसने गाली दी? को गाली दीजिए, दीपक झा को पहले गाली नहीं दी, सत्य बताया। मैंने डेटा रखा है आपके सामने। देखिए आंकड़ा मैंने डेटा रखा है आपके पास। अच्छा रुकिए दीपक झा जी, आपके एंड पर ना कुछ ऑडियो का इशू है, बड़ी हल्की आवाज आ रही है आपकी, एक बार चेक कीजिए। पता नहीं, ये शायद आप शिवम त्यागी की आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। रीमा जी 8.4% $135 अरब का व्यापार किया है भारत ने चाइना के साथ, और 8.4 की वृद्धि हुई है। तो आप ये बताइए कि आप बताना क्या चाहते हैं? व्यापार आपका बढ़ रहा है और आप यहाँ पे बैठ के बातें करें कि नहीं दीपक झा जी प्लीज, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। एक बात जो मोबाइल को लेकर के राहुल गांधी ने बात की वो तथ्यों से परे थी। आपको आंकड़ों पर और रिसर्च पर जाकर बात करनी चाहिए थी। 2014 से पहले मेड इन इंडिया मोबाइल की क्या स्थिति थी और आज की डेट में, और ये रिसर्च किसी ऐसे वैसे संस्था की रिसर्च नहीं है, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने ग्लोबली ये रिसर्च की है।
गूगल भी अब अपने मोबाइल जो है वो इंडिया में बना रहा है और बनाने को लेकर तैयारी कर रहा है। ये तमाम तथ्य जो है वो सही तथ्य देश की जनता को बताने चाहिए। कहने का मतलब ये था, मतलब अगर आप कहें कि हर आदमी के हाथ में चाइनीज मोबाइल है तो गलत होगा ना ये आंकड़ा, तो ये तथ्य गलत है। देखिए, अगर मोबाइल मैंने आपको पहले ही कहा, बात को स्पष्ट किया, जो उसमें पार्ट बने, मोबाइल के पार्ट्स बने हो तो चाइना से आप बुला रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं समझ गई आपकी बात। रुकिए अवनीश जी, मैं जरा एक बार फिर से खड़गे जी के बयान पर आना चाहती हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं बार बार बीजेपी पूछती है कांग्रेस ने इतने सालों में किया क्या। तो आजादी के पहले देश में सुई भी नहीं बनती थी और कांग्रेस पार्टी ने रॉकेट तक बना दिए इतने सालों में। तो सर मेरे ख्याल से तो जिसकी सरकार रहेगी काम भी तो सरकार ही करेगी। बीजेपी की सरकार 2014 में बनी, उससे पहले वाजपेयी जी की सरकार, लेकिन ज्यादा समय तो कांग्रेस पार्टी का शासनकाल रहा। तो आजादी से पहले सुई मेरे नहीं सवाल थी, का अब जवाब भी रॉकेट है। दीजिएगा जरूर। रीमा जी, सत्य ये है कि भारत का व्यापार, जिन लोगों को भारत से प्यार नहीं है, जिनको भारत के इतिहास के बारे में मालूम नहीं है, जिनको भारत की विरासत के बारे में मालूम नहीं है, उनको अंदाजा नहीं है कि पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति का 27% जीडीपी तक भारत से होता था। ये हालत थी। और 1947 से पहले मैसूर में जाके देख लीजिए गजेटियर में कितनी कंपनियां थी। बात यह है सिर्फ मोबाइल नहीं, आज हेलीकॉप्टर्स भी बन रहे हैं, आज सबमरीन्स भी बन रही हैं, आज हथियार भी बन रहे हैं, और न सिर्फ बन रहे हैं अपने लिए बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये पहला अवसर था जब कोरोना की वैक्सीन, जिसमें ये तमाम लोग जो है उछल उछल के फाइजर की, मेड्रीना की और पता नहीं किस किस की, उसकी ले लो, उसकी मंगा लो, ये जो विदेशी कंपनियों की लॉबिंग यहाँ पे कर रहे थे, एक आध मुख्यमंत्री ने तो कहा भी, उनको कह दिया गया कि हम नहीं देते तुमको। बड़ी कोशिश की उन्होंने, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे शायद, उन्होंने कोशिश भी की। और एक तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि बच्चों की, और शायद प्रियंका गांधी ने भी किया कि बच्चों की वैक्सीन जो है कर दी, जो तब तक बनी ही नहीं थी, कहा कि बच्चों की वैक्सीन भेज दी विदेशों को। भारत ने पिछले 10 वर्षों में न सिर्फ, दीपक झा जी बात सुनिए, आप तथ्यों पर बात करेंगे तो शायद चुनाव में भी सफलता मिलेगी। झूठ बोल करके चुनाव में सफलता नहीं मिल सकती। असलियत ये है, जो देश की जनता देख रही है कि आज अगर 1,62,65,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है तो देश की इकोनॉमिक स्थिति क्या है। इस दिवाली के महीने के बाद देखिएगा आपको उसकी क्या स्थिति है। अगर मूडीज और तमाम अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, IMF अगर भारत को सर्वाधिक, सबसे तेज बढ़ने वाली आर्थिक स्थिति कह रहा है, तो उसमें राहुल गांधी को उसको स्वीकार करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि हाँ, आज में जो गर्व है भारत पर कि भारत सबसे तेज। अगर ये कहे राहुल गांधी तो शायद, लेकिन वो 30 रुपए लीटर आटा बेचते हैं। वो बात ये है, असली आर्थिक स्थिति पर बात करने के लिए बाकायदा आंकड़ों के साथ, जहां पर चाहेंगे दीपक झा, जिस भी जगह चाहेंगे मैं बात करने के लिए तैयार हूं, और जिस भी अर्थशास्त्री के सामने बात करने के लिए तैयार हूं। आप कहीं भी देख लीजिए जिस तरीके से भारत की जनता को टॉयलेट मिला, ये वो भारत की जनता है जिसमें नरेंद्र मोदी के कहने पर लाखों लोगों ने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दी थी। ये वो भारत की जनता है जिसने नरेंद्र मोदी के कहने पर कोरोना में जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया, जिस तरीके से दिए जलाए, जिस तरीके से अपने आप को बचाया और अपने पड़ोसियों को बचाया, डॉक्टर्स के लिए तालियां बजाई, ये वो भारत की जनता है जो भारत की प्रधानमंत्री का इतना सम्मान करती है। और न सिर्फ भारत, पूरे विश्व में आप जहां भी जाएंगे वो देश जो है आज नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है। मॉर्निंग कंसल्टेंट जो हर बार सर्वे करती है, लगातार वो कहीं कोई भाजपा नहीं कर रही, ना कोई संघ कर रहा, ना कोई भक्त लोग कर रहे हैं आपके शब्दों में, वो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी लगातार पूरे विश्व के नेताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय 70-75% से ऊपर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो 40-42% पे आते हैं। तो ये है सच्चाई। इस सच्चाई को स्वीकार लेंगे तो शायद देश की जनता आपकी बात सुनने को तैयार होगी। अशोक यादव जी, मैं जरा आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने लगातार इस पूरे कैंपेन में ये दिखा दिया कि उनका पीडीए जो है वो राहुल गांधी के ओबीसी और जातीय जनगणना से काफी आगे है। हर जगह पर उन्होंने पीडीए का ही स्लोगन दिया। लेकिन मैं तो आपसे जानना चाहती हूं कि ये आपकी पार्टी के कुछ नेता भी क्या, ये स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों पलीता लगाने में लगे हुए हैं अखिलेश यादव के सारे पूरे प्लान का?
ये आज उन्होंने लक्ष्मी जी पर बयान दे दिया, कल उन्होंने रामचंद्र भगवान पर बयान दे दिया, कभी वो ये कुछ बयान देते हैं। उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग? रीमा जी देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान है, कई अरे बार सर, ये कई व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म बयान पे क्या हम लोग होता इस है? बात को बोल चुके हैं। ये इसमें कहीं से कोई व्यक्तिगत बयान क्या होता है? पार्टी का कहीं से कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है रीमा जी। मैं जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठा हूँ प्रवक्ता की हैसियत से, और इसमें पार्टी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। उनका उनको निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं आप पार्टी से? बार बार आप लोगों की किरकिरी करा रहे हैं वो, मैं ये जानना चाहती हूँ ना। नहीं देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान है और इस पे पार्टी विचार करेगी, इसमें पार्टी विचार करेगी। ठीक है, उनका व्यक्तिगत बयान है जी। सर अभी तक तो विचार नहीं कर पाई। चलिए ठीक है, ये एक अच्छा स्लोगन होता है व्यक्तिगत विचार कहना, लेकिन एनीवेज ये पीडीए वर्सेस ओबीसी और जातीय जनगणना, तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव पूरी तरह से अब कांग्रेस पार्टी से छिटक चुके हैं और इंडी गठबंधन से छिटक चुके हैं। ये इस पूरे कैंपेन से दिखाई दिया। इसको हम ऑफिशियल वर्जन माने? रीमा जी देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी है, हमारी दोस्त है, लेकिन यह ऐसी दोस्त है चिरकुट दोस्त। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये ऐसी दोस्त है फुल फ्रेम में सारे नेताओं को रखिए, जो फील्ड में मेहनत करने पे कम विश्वास करती है, अपने दोस्तों के पॉकेट पे इसका ज्यादा निशाना रहता है। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना रिवाइवल करना चाहिए। जो उसके कोर वोटर है, जो उनसे छिटक गए हैं, उन पे काम न करके समाजवादी पार्टी चिरकुट कहा था क्या? दोस्ती में चिरकुट कहा था? नहीं, चालू पार्टी चालू पार्टी और चिरकुट जो कहा था वो दोस्ती में। मैं बता रहा हूँ रीमा जी, देखिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और में दोनों में समानता, उससे बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं है, ये भी कहा था। लेट में से कांग्रेस पार्टी के जो भी क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों को भारतीय जनता पार्टी एक नई ऊंचाई देने पे आमादा है। कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक न्याय के आंदोलन में जो पलीता लगाया, भारतीय जनता पार्टी उसमें उसको नया आयाम दे रही। कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक विषमता इस देश में पैदा किया, जो कि 5% लोगों के पास देश की लगभग 60% संपत्ति है। आपकी तो बात पर पार्टी उसको आगे बढ़ा रही है। अवनीश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप ही की बात का जवाब कुछ दे रहे हैं। अवनीश जी देखिए, अशोक जी आपसे बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं, आपको मैं याद दिला दूं, आपके अखिल भारतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने क्या कहा कि अरे बहुत चालू पार्टी है ये, और जनता को संबोधित करते हुए कह रहे इनके भ्रम में मत रहना, इनके धोखे मत आना, ये हमें धोखा दे गई, आपको क्या वो छोड़ेगी ये कहा। ऐसा है और कहा कि ये वो पार्टी है जिसने 1931 के बाद 1947 के बाद जातीय जनगणना नहीं होने दी। आज एक्सरे की बात कर रहे हैं। ये वास्तव में कांग्रेस पार्टी जो है, जो ही आप उसके साथ मिलते हैं, आपने एक इलेक्शन 2017 में लड़के देख लिया था कैसे निपटाती है वो आपको। ये अखिलेश यादव को शायद समझ में आ गया है। नहीं, दोस्ती में कहा है, दोस्ती मौर्य की बात है ना, मैं सिर्फ बात कर दूं, आपके जनरल सेक्रेटरी हैं वो। ठीक है अनुज जी, देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूंकि हमारी पार्टी प्रदेश स्तर की है, तो इसलिए इस तरह के जो कमेंट आप मार रहे हैं कि अखिल भारतीय कमेंट अपने पास आप रखें। अच्छा, दूसरी बात, कमेंट मुझे भी आता है, मैं भी आपके ऊपर कमेंट कर सकता हूं कि आप राजनीतिक विश्लेषक की खाल ओढ़ के यहाँ बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे खाल ओढ़ के बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं भी आपके ऊपर कमेंट कर सकता हूं। ये बात कमेंट की नहीं है, बात यहाँ पे हेल्दी डिस्कसन की होनी चाहिए। अवनीश जी, आप मैं वही कह रहा हूं आपको, मैं भी वही कह रहा हूं। सामाजिक, अवनीश जी, सामाजिक न्याय के आंदोलन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों दलितों के हित का, सुनिए देखिए अवनीश जी, सामाजिक न्याय के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी, आर्थिक विषमता इस देश में किसने पैदा किया? कांग्रेस ने शुरू किया, भाजपा उसको कांग्रेस ने किया ना। ठीक है, जवाब लेते हैं शिवम त्यागी। कांग्रेस ने शुरू किया, भाजपा उसको नए आयाम पे ले जा रही है। अरे सर, आपके दोस्त ने शुरू किया, आप ही ने तो कहा वो दोस्त है आपकी, तो दोस्त की तो 1000 गलतियां माफ हो जाती हैं फिर। दोनों जो है कांग्रेस और भाजपा की देन है, इसलिए हम लोग कहते हैं चालू पार्टी किसको कहा? चालू पार्टी देखिए, इस देश में अगर सबसे चालू पार्टी कोई है तो भाजपा है अवनीश जी। तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस को क्यों कहा फिर? चूंकि कांग्रेस भी चालू पार्टी है, कांग्रेस भी चालू पार्टी है, कांग्रेस भी है अवनीश जी, लेकिन बीजेपी बड़ी है। देखिए, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो हमारे साथ किया, उसको शिवम त्यागी जवाब देंगे। शिवम त्यागी, आपकी पार्टी बड़ी चालू है और दीपक झा जी की छोटी चालू है, दोनों में मतलब सिर्फ छोटे बड़े का अंतर है। देखिए, अशोक जी से मेरा निवेदन है कि मुझे अपने समय में, मैं उनके नहीं बोला, वो मेरे बीच में ना बोले। अवनीश जी, आपने मुझे लगता है एक फिल्म देखी होगी, 3 इडियट्स, अगर आपने देखी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपने देखी होगी, बड़ी हिट फिल्म रही है।
उसमें ना जब वो चतुर जो है स्पीच दे रहा होता है तो पीछे से जो दुबे जी प्रोफेसर होते हैं वो बार बार प्रिंसिपल को कहते हैं बोल रहे हैं, शब्द मेरे हैं। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं ना, ये बोल बेशक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, शब्द अखिलेश यादव के हैं। ये जो बार बार चाहे रामचरितमानस को गाली देने का विषय हो, चाहे मां लक्ष्मी को गाली देने का विषय हो, चाहे भगवान राम को गाली देने का विषय हो, ये बोल बेशक बोल रहे हैं, मैं फिर से कहता हूं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन ये शब्द जो है अखिलेश यादव के लिखे हुए हैं। और अगर नहीं है तो मुझे एक चीज बताइए, कौन हिंदू होकर अपने धर्म के भगवान को गाली सुनवाएगा? या फिर कौन इतना ऐसा इंसान है जो अपने धर्म के बारे में गाली सुनेगा और चुपचाप बैठा रहेगा? कौन उन पर पार्टी के अंतर्गत जो है पार्टी के विरोध में जाने वाले बयानों पर कार्रवाई नहीं करेगा? कौन लगातार उनको बारंबार बयानों पर कहा जाएगा और प्रवक्ता यहां पर आकर कहेंगे उनका निजी बयान क्या होता है भाई? मुझे शिवम त्यागी को पार्टी ने यहां पर प्रवक्ता बनाकर भेजा है, मैं जो भी बोलूंगा वो मेरा निजी बयान हो ही नहीं सकता। कमाल की बात है, अशोक यादव यहां पर जो है कुछ भी कहकर ये थोड़ी ना कह देंगे कि ये मेरा निजी बयान है। नहीं, कोई निजी बयान नहीं है भाई। पार्टी के बड़े नेता हैं, चुनाव लड़ते हैं, तमाम सारी चीजें करते हैं, जाहिर है अखिलेश यादव से भी मिलते हैं और आपसे ज्यादा मिलते होंगे मेरा ख्याल। लेकिन अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं ना, तो ये साफ बात है कि ये सब अखिलेश यादव का ही पीडियाट्रिक डेमोक्रेटिक अलायंस का एक पायलट प्रोजेक्ट है कि कोशिश करके देखो देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को तोड़कर देखो, हो सकता है शायद। रीमा जी देखिए, रीमा जी देखिए वो भी बहुत जी देर से वेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, रीमा लेकिन जी, जल्दी से संजय निषाद ने जो बात बोली थी, स्वामी प्रसाद मौर्य पर तो आपको बोलना नहीं होता, संजय निषाद पर आप आ जाते हो। मोदी जी से पूछ के भगवान राम का अपमान किया था कि योगी जी से पूछ के अपमान किया था? मैं शिवम भाई से पूछना चाहता हूं, संजय निषाद ने क्या कहा था मां कौशल्या को लेकर के, उनके कि भगवान राम श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं? तो ये किसके शब्द थे? ये योगी जी के शब्द थे कि मोदी जी के शब्द थे? आपने उनको मंत्रिमंडल क्यों नहीं बात किया? आपने उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करवाई? शिवम जी, आप लोग दो तरफा बात करते हैं, आप लोग हमेशा दो तरफा बात करते हैं। आप संजय निषाद को निकाल के पार्टी से एक आपने एक बेंचमार्क बनाया होते, उस पे सब आप कहते, आपने तो उनके ऊपर कुछ नहीं किया। अच्छा, नहीं, मैं एक तरफा ही बात करूंगा भाई। मेरी पार्टी बीजेपी है, मैं बीजेपी की बात करूंगा। बात क्या चाहते हो कि मैं समाजवादी पार्टी का भी पक्ष रखूं? उसी के लिए संजय निषाद को निकालिए ना, संजय निषाद को निकालिए, संजय निषाद को निकालिए पार्टी से, संजय निषाद को निकालिए पार्टी से, इत्तेफाक नहीं रखते और हम उस पर संजय निषाद को निकाल दीजिए, दूसरी पार्टी के भैया, कमाल है। संजय निषाद को निकाल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। उनकी पार्टी से जो निकालेंगे उनके नेता निकालेंगे, बीजेपी कैसे निकालेगी? रीमा जी, योगी सरकार में मंत्री हैं, वो मंत्रिमंडल से कैसे पार्टी से निकालेगी? मंत्रिमंडल से निकालने पार्टी वाले को जवाब दे नहीं रहे। योगी सरकार में जनरल सेक्रेटरी का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। योगी सरकार में मंत्री है संजय निषाद। अरे अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पर जवाब नहीं दे रहे आप संजय निषाद को मंत्रिमंडल से बाहर फेंकिए। अरे अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पे बोलिए ना, दूसरी पार्टी संजय निषाद को कैबिनेट से बाहर करिए आप, योगी कैबिनेट से बाहर निकाल के आप बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य बने रहेंगे समाजवादी पार्टी में, लेकिन संजय निषाद को कैबिनेट से बाहर निकालना है। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, संजय निषाद को निकाला जाए कैबिनेट से, ये एक नीति है। मतलब मैं समझ नहीं पाई। भाजपा निकाले उनको, निकाल के अरे सर, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी भाजपा निकालेगी क्या? तो समाजवादी पार्टी के लोगों का ही हो सकता है। चलिए ठीक है, अवनीश जी, रुकिए अशोक, जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई। ठीक है डॉक्टर एडवोकेट अनमोल, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। अनमोल जी, मैंने आज आम आदमी पार्टी का पक्ष इसलिए मैं जानना चाह रही थी क्योंकि इस पूरे चुनाव में जो केंद्र में दिखाई दी ना दो पार्टियां, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे अखिलेश यादव। अब कितना इन तीनों राज्यों में इन दोनों पार्टियों का से रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात है, लेकिन ये जरूर दिखा दिया अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में जाकर के कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में कहीं भागीदारी रखेगी तो वो कमलनाथ, उनके जो 15 महीने की सरकार में जो कुछ हुआ, भ्रष्टाचार, तमाम आरोप उन्होंने गिन गिन कर कांग्रेस पार्टी पर ही लगाए। तो अब ये समझ में आ रहा है कि इस गठबंधन की असली दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, केजरीवाल के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी, और नीतीश कुमार भी कह ही चुके हैं कि कांग्रेस तो नॉन सीरियस है, कोई मतलब दिखाई दे नहीं रहा है इस गठबंधन में उसका। तो ये समझा जाए कि अब कांग्रेस पार्टी से दूरी सब लोग बनाकर रखेंगे आने वाले दिनों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इंडिया गठबंधन जो है वो राज्य चुनाव के लिए हुआ था? सर ये तो मैं भी जानना चाह रही हूं, पहले सीट शेयरिंग की बात हुई थी ना? नहीं, क्या राज्य चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था? तो मतलब राज्यों में एक दूसरे को गाली देंगे, इमेज खराब करेंगे और फिर 24 में कहेंगे आप लोग बहुत अच्छे हैं एक दूसरे के साथ। देखिए,
इस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता जो सवाल पार्टी से जानना चाह रही है, मुझे लगता है हमें उस पे बात करनी चाहिए। क्या सवाल है? हमें इस पे बात करनी चाहिए, क्या उन्हें रोजगार दिया गया पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में? क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं पिछले 15 साल जो उन्होंने राज किया? क्या जनता ने 2018 में जो जनादेश दिया था उससे विपरीत विधायकों की खरीद फरोख्त से जो सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, क्या वो जनता की सहमति है उसमें? क्या जनता ने जब वोट डाला था तो उन्होंने अपना स्पष्ट जनादेश नहीं दिया था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया था? रहे हैं आप, एक मिनट, आप अपने मतलब जो अरविंद केजरीवाल का बयान है उससे कंफ्यूज कर रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल कमलनाथ के भ्रष्टाचार पर बात करके आए हैं मध्य प्रदेश में, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो 15 महीने की सरकार पर अटैक करके आए मध्य प्रदेश में, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैं किसकी बात पर बिलीव करूं? मैं इसीलिए मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूं। मैं समझाता हूं आपको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पिछले 3 विधानसभा चुनाव जीतकर लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली पे काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता से भी वही आह्वान करके आए हैं कि जिस तरह से उन्होंने राजनीति दिल्ली और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया है, उन्होंने जनता से भी यही आह्वान किया है कि अगर वो आम आदमी पार्टी को मौका देते हैं। सुबह से वायरल हुआ है एक्स पर, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, और इसमें एक अस्पताल का ये वीडियो है और फोटो है जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि मैं आज ही अपने मंत्री को कह रहा हूं, हेल्थ मिनिस्टर को, कि वो जाके मुआयना करे। ऐसा कैसे हो गया? तो ये तो एक ही वीडियो आया ना आज। कौन सी स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं सर? क्या हम इससे ये क्या अंदाजा लगाएं कि शिक्षा जो आप कहना चाह रहे हैं, एक फोटो के माध्यम से आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य की नीति जो है दिल्ली सरकार की ठीक नहीं है? मैं क्यों कहूंगी? मैं तो फोटो पर बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्हें तुरंत आदेश दिए गए स्वास्थ्य मंत्री को कि जाएं और वहां पे स्थिति को बेहतर करें। क्या आप ये मानते हैं कि हम एक बार कदम उठाएंगे और कभी भी जो है उसमें कोई अगर छोटी कमी पेशी होगी तो वो कभी नहीं आएगी? जब भी आएगी आपकी सरकार वहां पे खड़ी रहेगी। इसी वजह से जिस तरह से अनमोल जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, एक बेहतर विमर्श हो जाए, राजनीतिक विमर्श। मैं रीमा जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग कांग्रेस को चालू पार्टी कहते हैं, धोखेबाज पार्टी कहते हैं, आज जो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जाकर के अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वही व्यक्ति 2024 में कहेगा ये मेरे साथ साथ लड़ रहे हैं, इसको exactly. आप 6 महीने बाद का अंदाजा लगा सकते हैं कौन क्या कहेगा? क्या है कि अभी आप 4 महीने पहले आप गाली दे रहे थे, पिछले 10 साल से आप लगातार गाली दे रहे हैं कांग्रेस को। 2013 का पूरा आंदोलन आपका, शीला दीक्षित, बाकी लोग, कपिल सिब्बल, इन सबको अंदर कर दूंगा जेल में, और आज उनके साथ खड़े। मतलब जनता को आप क्या समझते हैं कि चालू पार्टी कह करके 4 महीने बाद कहेंगे कि वो कांग्रेस को जिसको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं उसके लिए वोट मांगेंगे आप? ऐसा आप ही कर सकते हैं। ये सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं। इससे बड़े कलाकार हैं हमारे देश में। हमारे देश में इससे बहुत बड़े कलाकार हैं हमारे। आप मुझे जवाब देने दीजिए। आप मुझे जवाब देने दीजिए। सीधे सर, मैं एक बार आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। जिसको आप भ्रष्टाचारी पार्टी कह रहे हैं, 4 महीने बाद उसके लिए वोट मांगेंगे आप मुझे जवाब देने दीजिए। आप कह रहे हैं ना कि 6 महीने, इसी सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, इसी सवाल का, पार्टी के लिए आप वोट मांगेंगे ना? इसी सवाल का मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप एक बार मुझे बोलने दीजिए। देखिए, एक हमारे देश में और बड़े कलाकार हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पहले कहते थे जी हिमंता बिस्वा शर्मा ने इतने 1000 करोड़ का स्कैम कर लिया, फिर उनकी ताजपोशी करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। फिर कहते हैं अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम कर दिया, फिर उनकी ताजपोशी कराते हैं, सुबह 6:30 बजे उन्हें मुख्यमंत्री बनवाते हैं। फिर कहते हैं जी मुकुल रॉय शारदा स्कैम, आप एक बार बात, फिर कहते हैं मुकुल रॉय ने शारदा स्कैम कर दिया। आप एक बार मुझे एक बार बात पूरी करने दीजिए। ईमानदार है ना? मुझे बात पूरी करने दीजिए। ईमानदार है ना? तो आप मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप सुनना ही नहीं चाहते। आप सुनना ही नहीं चाहते कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुकुल रॉय जो शारदा स्कैम में अक्यूज थे, उन्हें जो है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया भारतीय जनता पार्टी का। येदियुरप्पा को, जिसे वो कहते थे जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं,
उन्हें वो कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनाते हैं। सारे भ्रष्टाचारियों की ताजपोशी जो पार्टी करती है, आप उससे तो सवाल पूछते नहीं है और एक संसद और यहाँ पे स्पष्टीकरण मांगते हैं आप। पार्टी दूसरी पार्टियों पे क्यों सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी भ्रष्टाचारियों को जो संरक्षण देती है वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, जिस तरह से चुनाव से पहले ये लोग भ्रष्टाचार 1000 करोड़ का गिनवाते हैं और चुनाव होने के बाद उनकी ताजपोशी कराते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वही तो आप क्या बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना, इसीलिए सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। ठीक है, एक बात का जवाब दीजिए ना आप। अनमोल जी, आपने बात का जवाब दिया नहीं। सर आपने सुना ही नहीं, आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं जब जवाब दे रहा था आप सुनना ही नहीं चाहते थे। अनमोल जी एक मिनट, अपनी जैसी एक मिनट आ रही हूँ। अनमोल जी, ये जो आपने वेग अभी एक स्टेटमेंट दिया ना, इसी के चक्कर में मानहानि का मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर 3 बार हो चुका है और फिर उन्होंने माफी भी मांगी है। आपने ये जो बात कही कि सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में भरे हुए हैं, ये किस हिसाब से आपने बात कही है? इस हिसाब से कही मैंने। कौन से प्रूफ के तहत आपने बात कही है? फिर वही एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से भी आ गया, जो अरविंद केजरीवाल जिसके लिए माफी मांग चुके हैं, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में भरे हुए हैं, ये कैसे स्टेटमेंट आ जाता है? देखिए, मैंने आपको उन शख्स कोई के नाम है, कोई इसमें दलील है, कुछ तो होगा तथ्य। देखिए, इसमें दलील मैं आपको पहले भी बता चुका। जिस हिसाब से चुनाव से पहले अजीत पवार के लिए जिस हिसाब से चुनाव से पहले मोदी जी और बीजेपी के नेता स्टेज से खड़े होकर कहते थे जी 70,000 करोड़ का स्कैम कर दिया, उन्हें 6:30 बजे शपथ क्यों दिलाई? क्या जनता को गुमराह किया जा रहा था चुनाव से पहले? चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ? चलिए सुनते हैं। दीपक झा के पास मुझे जाना है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से अवनीश जी जल्दी कंप्लीट कीजिए प्लीज। एक छोटा सा सवाल है अनमोल जी, बस इतना बता दीजिए। आज अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहा है, जो 2013 से लगातार कह रहे हैं, आप मानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार पार्टी है या नहीं है? आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछने से क्यों इतना एतराज करते हैं? ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्यों नहीं पूछना चाहते? क्यों आप सुनना नहीं चाहते? कांग्रेस के बारे में आप क्यों नहीं जवाब नहीं? आप भारतीय जनता पार्टी का आप मुझे जवाब दीजिए। जो मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दिया उसका। अच्छा, केजरीवाल झूठ बोले या सच बोले? मैं सवाल नहीं समझ पाया आपका, दोबारा बताइए। केजरीवाल जी ने कांग्रेस को आवाज सही से नहीं गई होगी आपके केजरीवाल पास। जी सच बोले? नहीं, आवाज सही से आ रही है, सवाल सही से नहीं पूछा गया था। चलिए ठीक है, वो कंफ्यूज हो रहा है। शिवम त्यागी जल्दी जवाब दीजिए, फिर दीपक झा। देखिए, मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस आदमी ने अपनी राजनीतिक आधारशिला ही इस बात पर रखी हो कि देश के 99.99% नेताओं को उसने भ्रष्टाचारी कहा हो, वो दूसरों से आकर सवाल पूछे तो कितना अच्छा लगता है। वो खुद अपने आप ही देख ले अनमोल जी। अरविंद केजरीवाल के हिसाब से कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी थी। अरविंद केजरीवाल के हिसाब से अगर सोनिया गांधी के घर पे ईडी चली जाती तो 2 घंटे में गिरफ्तार कर लेती। अरविंद केजरीवाल के हिसाब से अगर राहुल गांधी के पास ईडी चली जाती तो 2 घंटे में गिरफ्तार कर लेती। अरविंद केजरीवाल के हिसाब से अगर शरद पवार ईडी दिल्ली सरकार के अंदर आती है। ईडी दिल्ली सरकार के अंदर आती है क्या? प्लीज बीच में नहीं, शिवम जी, ईडी केंद्र सरकार के बीच नहीं आ रहा है, केंद्र सरकार के अधीन आती है। रीमा जी, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको नहीं। आप बताइए, आप ये समझाइए लोगों को कि ईडी क्या केंद्र सरकार के अधीन आती है या दिल्ली सरकार के अधीन आती है? सुनिए तो सही। हाँ बताइए, और हमें कानून भी बता दीजिएगा किस कानून के अंतर्गत आती है, हम भी जानना चाहते हैं। मत बोले ना आप, प्लीज बीच में मत बोलिए। अरविंद केजरीवाल के हिसाब से मजीठिया भी भ्रष्टाचारी थे, अरविंद केजरीवाल के हिसाब से गडकरी जी भी भ्रष्टाचारी थे, अरविंद केजरीवाल के हिसाब से छगन भुजबल से लेकर पता नहीं कितने लंबे लिस्ट है। लेकिन आज उन्हीं के बराबर में वो पुरानी वाली नीली शर्ट पहन के सबसे छोटा सा हाथ जो खड़ा होता है ना, वो अरविंद केजरीवाल का ही खड़ा होता है। जिन लोगों के जिनके कंधे पे हाथ रखकर भ्रष्टाचारी बताकर गालियां दे देकर आप यहां पहुंचे हो, आज उन्हीं के साथ खड़े हो, आज उन्हीं के साथ चुनाव, आज उन्हीं के जब आपसे पूछा जाता है कि 6 महीने बाद उन्हीं के साथ चुनाव में क्या, आपने बोला बिल्कुल लड़ेंगे। अभी 6 महीने बाद की बात तय करिए। ठीक है, देश को भ्रष्टाचारी बताकर 2 भ्रष्टाचारी मंत्री जेल में पड़े, सांसद जेल में पड़ा, भ्रष्टाचारी ग्रुप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हुए, भ्रष्टाचार पर सवाल जवाब। दीपक झा जी, ओके दीपक झा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसी को कहते हैं जनता को मूर्ख समझना और जनता को मूर्ख बनाना। कि मतलब 6 महीने पहले जो लोग आपको चालू कह रहे हैं, धोखेबाज कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं,
क्या अब ये चुनाव के नतीजे आने के बाद उन सबके साथ आप एक मंच शेयर करेंगे? राहुल गांधी जिनके बारे में ऐसी ऐसी बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो हाथ ऊपर करके फोटो सेशन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? मतलब जनता को क्या समझ रहे हैं? देखिए रीमा जी, इस डिबेट का एजेंडा था कि मध्य प्रदेश की बात करेंगे, राजस्थान की बात उसी पर तो बात कर रहे हैं। सुनिए अब सुनिए, बात तो सुनिए, थोड़ा सा सुनने का भी सब्र रखिए। मैं बहुत धैर्य के साथ सुन रहा था। सवाल यह है कि आरएसएस के प्रवक्ता यहाँ अवस्थी जी जो राजनीतिक विश्लेषक बने हैं, भाजपा के प्रवक्ता, ये जो कांग्रेस की चिंता करे ना, देख के बड़ी अच्छी बात, अच्छा लग रहा है। लेकिन भैया आप अपनी चिंता करो, अपने झूठे सरदार को बताओ, आप बचाओ। जो आपका झूठा मुखिया है ना, प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जाते हैं और कहते हैं हम यहाँ 450 के सिलेंडर देंगे, राजस्थान में जाते हैं तो कहते हैं हम 400 के सिलेंडर देंगे, और छत्तीसगढ़ में जाते हैं कहते हैं 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे भैया, जहां आपकी सरकारें है ना, वहां जाके सिलेंडर फ्री करिए, 400 का दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। मुद्दे की बात करिए। आप सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने साथ जोड़ लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। राजभर, संजय निषाद आप भूल जाते हैं। रुकिए ना, मैंने क्या पूछा था सवाल? दीपक झा क्या पूछा था सवाल? कभी भाजपा से भी सवाल करिए ना रीमा जी कि दुष्यंत चौटाला राजस्थान में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? दुष्यंत चौटाला की पार्टी राजस्थान में। दीपक झा जी रुकिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए दीपक झा जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ना आज अपनी रैली में एक बात कही थी कि कुछ लोगों की आदत होती है रोते रहने की। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ विपक्षी दलों की आदत भी वही बन गई है, रोते रहने की। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक, कोई पत्रकार सीधा सवाल पूछे तो रोते रहेंगे कि इस पर तो ये तो बीजेपी से सवाल नहीं पूछता, ये तो आरएसएस का एजेंडा चला रहा है, ये तो भक्त लोग हैं। वो रोने की जो आदत है ना, ये कांग्रेस पार्टी, ये प्रियंका गांधी वाड्रा की अपनी पार्टी के लिए कह रही थी क्या रोने की आदत? अरे सर, रोने की आदत बंद करो ना, आप सवाल का जवाब दो पहले। बिल्कुल, कुछ पत्रकारों के कुछ जो पत्रकार आपसे अगेंस्ट में व्यू रख रहा है वो बीजेपी का पत्रकार है, जो आपसे सवाल पूछे वो बीजेपी का पत्रकार है। मतलब ऐसे कब से होने लगा दीपक झा? देखिए, मैं शांति से बैठ के सुन रहा था। तो रोइए मत, सवाल का जवाब दीजिए। फिर अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर करेंगे जिसने आपको चालू पार्टी, चिरकुट पार्टी, धोखेबाज कहा या नहीं कहा? ये सवाल है। देखिए, बात बहुत तमीज पार्टी है, वैसे बोला था। उन्होंने कहा कि हम जलते हुए तिनके से नहीं छुएंगे। मोदी जी उनको मंच पे लाते हैं और मंत्री बनाने की बात करते हैं। मोदी जी को तो दिन रात गाली देते हैं, मोदी जी उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। अखिलेश यादव के साथ पैक्ट करेंगे राहुल गांधी या नहीं करेंगे? अरे अखिलेश यादव का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। बात देश का है, बात भारत के संविधान की है, भारत की जनता की है। बात है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, जो खोलेगा कांग्रेस चिरकुट पार्टी है क्या? आपका मत है, आप मेरा मत नहीं है, अखिलेश यादव का मत है। कहता हूँ भाजपा झूठी पार्टी है, भाजपा बेशरम पार्टी है, मुझे भाजपा से मतलब है। आप कांग्रेस को गाली देना चाहते हैं तो आप दीजिए। दीपक झा जी, मैं नहीं कह रही, अखिलेश यादव ने चालू पार्टी कहा आपको, धोखेबाज, चालू, झूठी। देखिए रीमा जी, भाजपा को आप मुद्दे से बचा रही है। हम नहीं सुनते, अभी आप ही के लोग आपको बताइए, इसमें हमारी क्या गलती है? मुद्दों से मत बचाइए भाजपा को रीमा जी। अरे भाई, आप भी नहीं पत्रकार हैं, आप भी जनता की आवाज बनिए, आप भी कांग्रेस के साथ आवाज बनिए। देश भाजपा को आप बचाएंगे तो बात नहीं बनेगी। सवाल पूछिए इनसे। कोई नहीं बचा रहा, कोई नहीं बचा रहा। मेरा सवाल है, मोदी जी आप चिरकुट पार्टी है कि नहीं है? आप बदतमीज पार्टी है कि नहीं है? आप बिल्कुल बेकार पार्टी है कि नहीं है? बताइए सीधा। अखिलेश यादव जी ने पूछा, अनाज देने की बात क्यों करते हैं बताइए? एक तरफ आप फ्री की रेवड़ी बांटने के खिलाफ बात करते हैं, तो ऐसा क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी जी को कि 80 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगारी में ढकेल दिया? अच्छा, रुकिए दीपक झा, एक सेकंड रुकिए, सुनिए, एक मिनट सुनिए। मेरे ख्याल से अवनी जैश जी भी इस चुनाव में, क्योंकि पूरा अध्ययन करके आए हैं, मैं लगभग 1.5 महीने मध्य प्रदेश में रही, राजस्थान से भी घूमकर आ रही हूँ, छत्तीसगढ़ भी रही। ये सवाल मैंने आपसे ना इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं डिबेट कर रही थी ना मध्य प्रदेश में, तो वहां पर जनता हंस रही थी और कह रही थी कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चिरकुट पार्टी कहा। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है। ये जनता के दिल से जुड़ा मुद्दा है। जनता बड़ी आहत है इस बात को देख करके कि कांग्रेस को चालू, चिरकुट, झूठी, धोखेबाज, बेईमान पार्टी कहा। तो आप इस पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे अपनी दीपक झा? चुप्पी की बात नहीं। आप अखिलेश यादव जी से और केजरीवाल जी से सवाल करिए कि आप इनके गठबंधन में और आप ऐसी क्यों भाषा का प्रयोग करते हैं? जिसकी जैसी भावना है वो वैसी बात करते हैं। हम तो कहते हैं भैया हम सबको साथ लेके इंडिया का विकास करेंगे, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। रात के 1 बजे तक आपने वेट करवाया, उनका दुख ये था ना। अपना व्यक्तिगत हित लगेगा
वो कांग्रेस को गाली देना चाहता है तो दे दे, उनकी अच्छा, मर्जी है। ओके। हम तो नहीं गाली दे रहे हैं। ठीक है, अशोक यादव जवाब दीजिए, क्या व्यक्तिगत हित है आपका कांग्रेस को गरियाने का? ऐसा रीमा जी देखिए, मैं यहाँ पे बीती बैठ ताई के- बिसारिये आगे की सुधले। हमारा इंडिया गठबंधन के प्रति जो रवैया है समाजवादी पार्टी का वो बिल्कुल मजबूत है। हम लोग अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन को इंपावर करेंगे, क्योंकि 2024 की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। और वास्तव में लड़ाई आप कहेंगी ना, ये वास्तव में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। 2024 की लड़ाई कब से शुरू होगी? 2024 में रीमा जी, कब से शुरू होनी है वो लड़ाई? डेट बताइए। 2024 में अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आ गए तो हाँ। इस देश का संविधान और लोकतंत्र सब नेस्तनाबूद हो जाएगा। ठीक है। और मैं बताऊं, आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, और इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना कुर्बानी देने को तैयार है। हम लोग हमेशा गठबंधन धर्म निभाने के लिए 4 कदम पीछे हटते हैं रीमा जी, और आगे भी हटने का काम करेंगे। लेकिन हमारे जो भी सहयोगी दल हैं, हाँ। उनको भी अपने दिल में स्पेस बना के रखना पड़ेगा। अगर नहीं, एक तरफा प्यार नहीं होता है रीमा जी, प्यार दोनों तरफ से होता है। रह गई बात आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं, तो समाजवादी पार्टी चूंकि वहां कांग्रेस की विपक्ष में है तो इसलिए कांग्रेस के खिलाफ बोलेगी, क्योंकि उसको वहां पे लड़ना है। तो कोई भी दल, आप अभी तमाम बातें कर रही थी, आप ये बताइए कि क्या भ्रष्टाचार की बात अगर आज मोदी जी करते हैं तो देश हंसता नहीं उनके ऊपर? लोग हंसते हैं भ्रष्टाचार की बात अगर मोदी जी करते हैं तो लोग हंसते हैं। अगर नारी शक्ति बंधन की बात भाजपा के लोग करते हैं तो लोग हंसते हैं, क्योंकि उनको याद आ जाता है लखनऊ में 112 नंबर की जो 112 नंबर की जो संवाद अधिकारी हमारी बहन बेटियां हैं, उनके ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने कहर बरपाया है, उनकी दिवाली हराम कर दी, दिवाली उनकी काली कर दी इस योगी सरकार ने उन माताओं बहनों सर, की। ये तो लोग करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी लौटते हैं मुद्दे पर लौटते हैं। अशोक यादव जी रुकिए, यही भाजपा का भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई है। अशोक यादव जी एक मिनट। आपने कहा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम उनके खिलाफ में हैं, इसलिए कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस के साथ में आप रहेंगे? क्योंकि आप तो पीडीए चला रहे हैं ना, और अखिलेश यादव कह चुके हैं कि राज्य में कांग्रेस की कोई जगह नहीं है, कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर एक कमेंट अवनी जयेश जी और शिवम जी जल्दी। रीमा जी इस तरह का जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है पार्टी के हाई कमान के ऊपर होता है। ये प्रवक्ता लोगों के पास इसकी हैसियत नहीं कि डिसाइड करें, ठीक है, ये पार्टी का हाई कमान डिसाइड करता है, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे उस पर हम लोग चलेंगे। अवनी जयेश जी, मैं सीधी सी बात एक बात कहता हूँ रीमा जी, बात बड़ी साफ सी है। इन्होंने कहा कि वहां पे विपक्ष में इसलिए कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। आप पर क्यों विश्वास करें कि जहां पर आप विपक्ष में कांग्रेस को वहां कांग्रेस खराब है, और जहां आप साथ में वहां कांग्रेस ठीक है? क्यों जनता विश्वास करे इस पर? एक ही पार्टी के ऊपर एक ही नेता। भैया मोदी जी के बात छोड़, अरे आप अपनी पार्टी के बारे में बोलते नहीं, आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए ना। चिरकुट वो कमलनाथ कहते हैं अखिलेश का मुद्दा नहीं है। कौन है अखिलेश? मैं नहीं जानता। अवनीश जी देखिए, अगर बातों का मूल्यांकन करेंगे मुझे मत सुनाइए भैया। देखिए देश की जनता को बताइए कि जहां पर विपक्ष में हम गाली देंगे तो गाली सर्वोच्च कुर्सी बैठे हुए मोदी जी के बातों का मूल्यांकन करिए, मोदी जी के बातों का मूल्यांकन करिए, सच्चाई नहीं है। भ्रष्टाचारियों की चलिए शिवम त्यागी फाइनल कमेंट। तो भ्रष्टाचारी भाजपा में दरवाजे खुले हैं मोदी जी के लिए। अच्छा ठीक है, इस तरह की बातें अगर देश का प्रधानमंत्री करेगा तो अशोक जी जल्दी, समय नहीं है। हाँ देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। देख, ये गठबंधन का धन समाजवादी पार्टी वाले पूरी तरीके से निभा रहे हैं। बेचारे को रात को 2-2 बजे तक जो है बिठाते हैं, इनको सीटें नहीं देते, गालियां देते हैं, भरमार गालियां देने के बाद भी वो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस से कोशिश करते रहते कि उनको कुछ मिल जाए। मेरी उनको शुभकामनाएं। देखिए, देखकर दर्द तो मुझे भी बहुत होता है अशोक यादव जी की हालत को, कि क्या रह गया इनका। मतलब गालियां भी खानी है, गरियाए भी जाते हैं, फिर बावजूद उसके टीवी पर आकर बचाव भी करना पड़ता है। लेकिन अंततः मैं फिर भी एक चीज कहना चाहता हूं कि ये देश इनको देख ले, जो अब से 6 महीने बाद एक साथ आकर लड़ने की बात करते हैं, वो किस तरीके से खुल्लम खुल्ला उनके नेता एक दूसरे को गालियां किस तरीके से देते हैं। आजकल मैं तो कहता हूं डिबेट में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होता जितना बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ये इनको भी अच्छे तरीके से पता है कि इनके पास ना कोई चेहरा है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई मैनिफेस्टो है, ना कोई नेता है, और ना कोई अंडरस्टैंडिंग है। बावजूद उसके एक चीज पर इनका कॉमन कंसेंसस हमें भी हमेशा बना हुआ है, और वो ये कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचारियों को, अपने बेटों को, अपनी पार्टियों को, अपनी सत्ता को अगर बचाना है तो बस मोदी जी के सामने इकट्ठे खड़े हो जाओ 2024 में, जो कि संभव नहीं। फाइनल कमेंट दीपक झा, एक लाइन में।
देखिए भाजपा को अपने दाग दिखते नहीं है, इनको जवाब देंगे नहीं। दुष्यंत चौटाला क्यों चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ? दुष्यंत चौटाला, अरे सर ये बोल चुके हो आप, मैंने सोचा था आप कुछ सम अप करेंगे आप, ये तो आप बोल चुके ना। सवाल यही है, इस पे जवाब दीजिए ना। आप बार बार कमलनाथ का नाम ले रहे हैं, आप बार बार समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, आप अपने उनसे जवाब दिलवा दीजिए, उनपे आप महंगाई की बात कर लीजिए। भैया कौन किससे लड़ाई, इसको आप मत दीजिए, आप महंगाई की बात करिए। आप क्यों घोषणा करते हैं 400 का सिलेंडर देंगे, 450 का सिलेंडर देंगे? जहां भाजपा की सरकार है वहां पे क्यों नहीं कहते? हम यहाँ भी घोषणा करते हैं कि चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए अब जबकि मध्य प्रदेश का प्रचार भी अपने चरम पर पहुंच गया और खत्म हो गया है वहां पर चुनाव प्रचार, अब तो जनता के दिल में कौन सी पार्टी, किसके मुद्दे, कौन से वादे, कौन से दावे रहेंगे, इसका अंदाजा तो लग ही जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है, इस चुनाव प्रचार के दौरान जो चीजें दिखाई दी, मुद्दों से भटक करके जिस तरह के अटैक हुए, जो तथ्यों से भी परे थे, जिसमें कोई रिसर्च नहीं की गई थी, तो क्या ये कहीं ना कहीं जनता को बरगलाना नहीं हुआ? इस सवाल के साथ आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।